जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके ट्रिक गुरु में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं आर्मी टेक्निकल का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, जिसका एग्जाम 27 दिसंबर 2020 को हुआ था आर्मी हेडक्वार्टर त्रिची में। तो इसमें पूछे गए सभी 50 क्वेश्चंस को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इससे अच्छा दोस्तों और कुछ भी नहीं हो सकता है कि आपको प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पे ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर मिल रहा है। तो आप लोग पेन और पेपर लेके बैठ जाइए और आप लोग मेरे साथ सभी क्वेश्चंस का आंसर सही करने का कोशिश कीजिएगा। और वीडियो के एंड में आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने 50 में कितना क्वेश्चन सही किया। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था जनरल नॉलेज का, और इसमें पूछा गया है विश्व में कौन सी महिला सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। तो आप लोग बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग पूरे 50 क्वेश्चंस को आप लोग पूरे अटेम्प्ट करना, काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछा गया है। और वीडियो के एंड में आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों ने कितना स्कोर किया। तो फ्रेंड्स, जो लोग भी इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं उन लोग का यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। जुनको तबाई जो है ये जापान की रहने वाली है, और महिलाओं के वर्ग में विश्व में सबसे पहले इन्होंने ही माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई किया था। और अगर प्रथम भारतीय की बात करें तो प्रथम भारतीय महिला है बछेंद्री पाल, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई किया था। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, और इसमें पूछा गया है कि प्रथम ओलंपिक खेल डैश में खेला गया था, यानी कि डैश में हुआ था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जो लोग भी इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, उन लोगों का यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। प्रथम ओलंपिक गेम जो है यह एथेंस यूनान में हुआ था सन 1896 ईस्वी में। तो आप लोग बिल्कुल कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए। कुछ कुछ मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा, तो वो भी आप लोग यहाँ पे कॉपी में नोट डाउन कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछा गया है पनामा नहर किन दो नहरों को आपस में जोड़ती है, यानी कि किन दो महासागरों को आपस में जोड़ती है। तो जो लोग भी इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, उन लोग का बिल्कुल राइट आंसर है। जो पनामा नहर है यह अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को आपस में जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछा गया था गौतम बुद्ध का जन्म स्थान यह डैश है। तो फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध का जो जन्म स्थान है यह है लुम्बिनी, जो कि नेपाल में है। और वहीं अगर हम लोग बात करें कि इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, तो दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी नेपाल में, और इनकी मृत्यु हुई थी भारत के कुशीनगर में। तो इसे भी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। और आपको जो ये बोध गया दिख रहा है, तो दोस्तों बोध गया में गौतम बुद्ध ने सबसे पहले अपनी स्पीच दी थी, यानी कि अपना प्रथम उपदेश जो है इन्होंने बोध गया में दिया था। आगे है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा गया है चांदीपुर किस राज्य में स्थित है। तो आप लोग इसका राइट आंसर क्या है आप लोग बताइए मुझे। तो बिल्कुल जो लोग भी ऑप्शन नंबर बी पे टिक कर रहे हैं उन लोग का बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों चांदीपुर जो है यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। और भी एक है बांदीपुर जो कि कर्नाटक में स्थित है, तो आप लोग इससे कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, एक है बांदीपुर और एक है चांदीपुर। बांदीपुर जो है यह कर्नाटक में है, और यहाँ पे पूछा गया चांदीपुर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। तो यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा सेक्शन बी। इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आर्मी टेक्निकल के पेपर में। ठीक है, तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दिया गया है श्रेणी D8A, फिर उसके बाद है C10B, फिर उसके बाद है B12C। तो यहाँ पे जो चौथा नंबर है जो कि मिसिंग है वो हम लोग को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो ये नंबर सीरीज से क्वेश्चन पूछा गया है, या फिर लेटर सीरीज से, इसको हम लोग लेटर सीरीज भी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, D से C हो गया, फिर उसके बाद C से B हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, D से C हुआ, माइनस का 1 हुआ, फिर अगला जो है C से B हो जा रहा है, तो यहाँ पे भी माइनस का 1 हो रहा है। यानी कि दोस्तों जो चौथा नंबर मिसिंग है वहाँ पे B के बाद क्या आएगा, -1 करेंगे तो B के बाद आएगा आपका A। तो यहाँ पे हम लोग A लिख लिए। ठीक है, अब आगे देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पे देखिए D के बाद 8 है, तो यहाँ पे 8 से कितना हो गया, 10 हो गया, यानी कि प्लस का 2 हुआ। फिर यहाँ पे देखिए 10 से 12 हो गया, फिर से यहाँ पे प्लस का 2 हुआ। तो यहाँ पे अगला भी जो मिसिंग नंबर है उसमें क्या आएगा, 12 के बाद 12 में प्लस 2 कर देंगे तो कितना आएगा, 14। तो यहाँ पे हम लोग 14 लिख लिए। तो अभी कितना निकल के आया, A14। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम लोग कंफर्म नहीं हुए, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में भी है A14D और ऑप्शन नंबर ए में है A14B। तो हम लोग को एक और यहाँ पे लास्ट वाला वर्ड निकालना होगा। तो यहाँ पे देखिए A के बाद B हो रहा है प्लस का 1, फिर उसके बाद B के बाद C हो रहा है प्लस का 1, यानी कि दोस्तों जो सबसे लास्ट में आएगा वो C के बाद +1 करेंगे तो कितना आएगा, D आएगा। तो ओवरऑल इसका आंसर कितना निकल के आया, A14D, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर बी को टिक कर रहे थे बिल्कुल उन लोग का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पूछा गया है कि किसी सांकेतिक भाषा में यदि पॉलिश को ये लिखा जाता है MLIFPE, ठीक है, इस कोड से डिनोट किया जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में DIG को क्या लिखा जाएगा। तो ये कुछ भी नहीं है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या करेंगे, पॉलिश लिख लेंगे पहले। ठीक है, और इसका कोड क्या दिया गया है, MLIFPE।
तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए P से M हो रहा है, P कितने नंबर पे आता है 16 नंबर पे, और M कितने नंबर पे आता है 13 नंबर पे, तो यहाँ पे -3 हो रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, O से L हो रहा है, तो O आता है 15 नंबर पे और L आता है आपका 12 नंबर पे, तो यहाँ पे भी -3 हो रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे L है और यहाँ पे I है, L आता है 12 नंबर पे और I आता है 9 नंबर पे, तो यहाँ पे भी -3 है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो पूरा सीरीज चल रहा है वो -3 करके चल रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इसका पैटर्न समझ गए हैं, अब हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेंगे इजीली। तो यहाँ पे दिया गया है DIG, तो D आता है 4 नंबर पे और 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, और एक नंबर पे आता है A, तो यहाँ पे हम लोग A लिख लिए। फिर उसके बाद है आपका I आता है 9 नंबर पे, 9 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, और 6 नंबर पे क्या आता है F आता है, तो यहाँ पे हम लोग F लिख लिए। अगला दोस्तों G आता है 7 नंबर पे, 7 में से 3 घटाएंगे तो आता है 4, और 4 नंबर पे आता है आपका D, तो यहाँ पे इसका कोड निकल के आ गया है AFD। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी में है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जो लोग भी ऑप्शन नंबर बी को टिक कर रहे थे बिल्कुल उन लोग का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, और इसमें दिया गया है कि आयु में A B से बड़ा है, C B से बड़ा है पर A से छोटा है, और D जो है वो E और B दोनों से छोटा है, और B E से बड़ा है। तो हम लोग को यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि सबसे छोटा कौन है। तो थोड़ा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है दोस्तों, मैं इसका आपको एक ऐसा मेथड बताऊंगा जिससे आप लोग कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन में नहीं फंसोगे। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो यहाँ पे बोला गया है A जो है वो B से बड़ा है, तो हम लोग हमेशा बड़े वाले को ऊपर लिखते हैं और छोटे वाले को नीचे लिखते हैं। तो यहाँ पे A बड़ा है हालांकि B से, तो हम लोग इसलिए इसको A को ऊपर लिखें B से, क्योंकि B छोटा है। आगे बोल रहा है कि C B से बड़ा है पर A से छोटा है, तो यहाँ पे C को हम लोग क्या करेंगे, B के ऊपर लिख देंगे, और हालांकि C जो है वो A से छोटा है तो हम लोग A के नीचे लिख देंगे। तो हम लोग यहाँ पे बीच में लिख दिए क्योंकि B से बड़ा है और A से छोटा है C। आगे बोल रहा है कि D जो है वो E और B दोनों से छोटा है, तो यहाँ पे एक D जो है वो B से तो छोटा है ही, साथ में E से भी छोटा है, यानी कि दोस्तों यहाँ पे सबसे नीचे में D आ जाएगा और E इसके ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि B जो है वो E से बड़ा है, तो हम लोग यहाँ पे E से बड़ा कर दिए B को। आगे बोल रहा है कि ज्ञात करें कि सबसे छोटा कौन है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 5 संख्या है ABCDE, सबसे बड़ा है A, उसके बाद आता है C, उसके बाद है B, उसके बाद है E, उसके बाद है D। तो यहाँ पे सबसे छोटा हो अगर पूछे तो हम लोग को यहाँ पे D पे आंसर करना है, और अगर सबसे बड़ा पूछे तो हम लोग को A पे आंसर करना है। तो यहाँ पे सबसे छोटा पूछा है तो उसका राइट आंसर हो जाएगा D, जो कि ऑप्शन नंबर C में दिया गया है। ठीक है, तो जो लोग भी इसका आंसर ऑप्शन नंबर C को सही कर रहे थे उन लोग का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, और इसमें पूछा गया है कि यहाँ पे 58 से 52 हो गया, 52 से 46 हो गया, और 46 से 40 हो गया, फिर उसके बाद 40 से 34 हो गया। तो अगला क्वेश्चन हम लोग को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये सीरीज चल रहा है, 58 से 52 हुआ -6, फिर उसके बाद 52 से 46 हुआ, ये भी -6 हुआ, फिर 46 से 40 हुआ, फिर यहाँ पे -6 हुआ, फिर 40 से 34 हुआ, यहाँ पे भी 6 का माइनस हुआ, यानी कि अगला नंबर जो है वो 34 से 6 कम होगा, कितना होगा 28 होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C 28। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी का परिचय देते हुए एक औरत कहती है कि उसकी पत्नी मेरे पिता की इकलौती बेटी है, तो वह आदमी उस औरत का क्या है। तो कुछ भी नहीं है दोस्तों इस क्वेश्चन में, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, आप लोग इसको ऐसे ही मन में सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। एक औरत है जो कि एक आदमी का परिचय दे रही है कि वो औरत की जो पत्नी है वो मेरे पिता, किसके पिता, उस औरत के पिता की इकलौती बेटी है। तो आप लोग मुझे एक बात बताइए, उस औरत का पिता का इकलौती बेटी कौन होगी, खुद वो औरत होगी जो कि वो अपने आप को बता रही है कि वो उसकी पत्नी है, तो वह आदमी उसका क्या लगेगा, उसका पति लगेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर B इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो लोग भी इसका आंसर ऑप्शन नंबर B को दे रहे हैं बिल्कुल आप लोग सही हो, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर B। अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा भाग C, जिसमें 15 क्वेश्चन आपके भौतिक विज्ञान से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है भौतिक विज्ञान का, रॉकेट जो है वो डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मैं आप लोग को इसके लिए मैं आप लोग को 5 सेकंड का टाइम देता हूँ। तो बिल्कुल जो लोग भी इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर B, उन लोगों का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो रॉकेट है, रॉकेट का सिद्धांत जो है यह न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बैटरी का आविष्कार किसने किया था। तो इसका आंसर आप लोग जल्दी से दीजिए। तो दोस्तों जो लोग भी इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर C, उन लोगों का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो विद्युत बैटरी है इसका आविष्कार किया था एलेक्जेंड्रो वोल्टा ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, इसमें पूछा गया था आप लोगों से, सूर्य से आती हुई किरण जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं। तो आप लोग इसका आंसर जल्दी से दीजिए।
तो जो लोग भी इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए को टिक कर रहे हैं बिल्कुल उनका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा फोकस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 और इसमें पूछा गया है 0 डिग्री सेल्सियस का फ़ारेनहाइट स्केल पर मान कितना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। दोस्तों 0 डिग्री सेल्सियस जो है ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। ठीक है, इसको मैं 0 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करते हैं उसका फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। कभी भी आपको डिग्री सेल्सियस दिया रहे तो उसको आप लोग उसका फॉर्मूला निकालिएगा ऐसे, डिग्री सेल्सियस बटे 5 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट -32/9, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डिग्री सेल्सियस कितना दिया गया है, 0 डिग्री सेल्सियस दिया गया है, बट्टे में 5 आएगा, इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट हम लोग को पता नहीं है, निकालना है, तो यहाँ पे हम लोग फ़ारेनहाइट लिख लिए -32/9। तो यहाँ पे 9 जो है 0 से जाके मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, 0 आएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 0। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 5 जो है फ़ारेनहाइट से जाके मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, 5 फ़ारेनहाइट माइनस 5 जो है 32 से जाके गुना होगा कितना आएगा, 160 आएगा। तो यहाँ पे ओवरऑल कितना आया दोस्तों, 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5 फ़ारेनहाइट माइनस कितना था, 160 था। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का 160 जो है ब्रैकेट के इस पार में आएगा तो ये कितना हो जाएगा, 5 फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 160 डिग्री। तो यहाँ पे फ़ारेनहाइट हम लोग को निकालना है तो 5 से इसको काट लेंगे, कितना बार में जाएगा, 32 बार में जाएगा, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन नंबर बी। आप लोग इसको ऐसे, आप लोग अगर नहीं याद रहता तो आप लोग फॉर्मूला से भी इसको पुट करके आंसर निकाल सकते थे। आगे है क्वेश्चन नंबर 15 और इसमें पूछा गया है श्वेत प्रकाश ये प्राप्त वर्णक्रम में किस रंग की किरण के विचलन न्यूनतम होता है। तो इसका मतलब कुछ समझ में नहीं आया, थोड़ा मुझे लगता है कि मिसप्रिंट है, तो यहाँ पे हम लोग इंग्लिश में इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे इंग्लिश में बोल रहा है कि विच कलर डिवाइएस्ट लिस्ट इन द स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि किस कलर का जो है स्पेक्ट्रम यानी कि विचलन सबसे कम होता है सफ़ेद प्रकाश में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल रंग। देखिए दोस्तों, जिसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा उसका यहाँ पे विचलन भी बहुत कम होगा, तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल रंग। इसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है लेकिन प्रकीर्णन सबसे कम होता है, तो इसलिए इसका विचलन भी जो है सबसे कम होगा श्वेत प्रकाश में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 और इसमें पूछा गया है कोणीय संवेग का मात्रक क्या है। तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए मुझे। तो जो लोग भी इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, उन लोगों का यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें पूछा गया है किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों समान होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपके आर्मी टेक्निकल के क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, तो इसको भी आप लोग उसी फॉर्मूला से पुट करके आप लोग ऑप्शन से निकाल सकते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा -40 डिग्री सेल्सियस। -40 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों का मान सेम होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें पूछा गया है बैरोमीटर में डैश का प्रयोग किया जाता है। तो जो लोग भी इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, सबको ये पता होना चाहिए, पारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 19 और इसमें पूछा गया है लेंस की क्षमता को डैश में मापा जाता है। तो फ्रेंड्स, लेंस की क्षमता को डायोप्टर में मापा जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 और इसमें पूछा गया है एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है, यानी कि 1 हॉर्स पावर जो है वो कितने के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 746 वाट के बराबर होता है 1 हॉर्स पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 और इसमें बोला गया है कि अपवर्तन के दूसरे नियम को डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो आप लोग बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो लोग भी इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, वो लोग का एकदम राइट आंसर है, क्योंकि इसको हम लोग कहते हैं अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। इसमें पूछा गया है प्रति इकाई क्षेत्र में लगने वाले बल के मान को क्या कहते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी, इसको भी आप लोग अच्छे से याद कर लेना या फिर आप लोग कॉपी में नोट कर लेना इस क्वेश्चन के आंसर को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रेशर यानी कि दबाव। आगे है क्वेश्चन नंबर 23 और इसमें पूछा गया है डाइन की इकाई है, डैश की इकाई है। तो फ्रेंड्स, डाइन जो है ये किसकी इकाई है। तो आप लोगों को पता होगा कि बल का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, लेकिन MKS प्रणाली में बल का जो यूनिट होता है वो होता है डाइन। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बल। और एक डाइन जो है ये बराबर होता है 10⁻⁻5 न्यूटन का। ठीक है, यानी कि इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 0.00001 न्यूटन का। ठीक है, तो इसको भी आप लोग ऐसे याद कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 और इसमें पूछा गया है प्राइमरी कलर का सही समूह कौन सा है, यानी कि प्राथमिक रंगों का सही समूह कौन सा है।
तो यहाँ पे प्राइमरी कलर कौन कौन सा है, एक तो है आपका रेड, एक है आपका ब्लू और एक है आपका ग्रीन। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कहाँ पे है रेड, ब्लू और ग्रीन। तो ऑप्शन नंबर ए में है रेड, ब्लू, रेड, ब्लैक और ग्रीन, तो ये तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में है रेड, ब्लू और ब्लैक, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में है ब्लू, ग्रीन एंड ब्लैक, तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे दिया गया है रेड, ब्लू और येलो। फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग मिसप्रिंट है, यहाँ पे येलो नहीं होगा, ग्रीन होगा, यहाँ पे आप लोग ग्रीन कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25। इसमें बोला गया कि फोटो सेल प्रकाश ऊर्जा में डैश बदलता है। यहाँ पे मैं क्वेश्चन को थोड़ा समझा नहीं, एक सेकंड में इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ। यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए फोटो सेल कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू, यानी कि इसका बोलने का मतलब है कि फोटो सेल जो है वह प्रकाश ऊर्जा को किस में बदलता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स फोटो सेल जो है इसको हम लोग सोलर सेल के नाम से भी जानते हैं और यह प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ से दोस्तों सेक्शन डी स्टार्ट होता है जिसमें मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टोटल 15 क्वेश्चन। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, ए और बी एक काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी 15 दिन में उसी काम को करते हैं और सी और ए 20 दिन में उस काम को करते हैं। यदि तीनों इकट्ठा काम करें तो कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ए और बी जो है एक काम को 12 दिन में करते हैं, ठीक है। आगे लिखा गया बी और सी उस काम को 15 दिन में करते हैं। तो यहाँ पे बी प्लस सी हम लोग लिख लिए, कितना दिन में काम करता है, 15 दिन में काम करता है। आगे बोला गया है सी और ए उस काम को कितना दिन में करता है, 20 दिन में करता है। तो यहाँ पे तीनों का यहाँ पे टाइम दे दिया गया है। हम लोग क्या करेंगे, तीनों का जो टाइम है उसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो हम लोग ये पता करने के लिए कि टोटल काम है कितना। तो यहाँ पे 12, 15 और 20 का एलसीएम यानी कि लॉसअप कितना आएगा, 60 आएगा, ठीक है। यानी कि ये जो है ये टोटल काम है कितना, 60 काम है। तो यहाँ पे ए और बी जो है उस काम को 12 दिन में करते हैं। तो एक दिन में ये लोग कितना काम करेंगे, तो हम लोग 60 से 12 को काट लेंगे, कितना बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा। तो यहाँ पे 5 आ गया, यानी कि ए और बी जो है एक दिन में 5 काम करते हैं। और यहाँ पे बी और सी का एफिशिएंसी दिया गया है 15 डेज। तो यहाँ पे 60 काम से 15 को काटेंगे, कितना बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा। यानी कि दोस्तों एक दिन में बी और सी जो है वह 4 काम करते हैं। और यहाँ पे सी और ए का एफिशिएंसी दिया गया है 20 दिन, यानी कि दोस्तों ये लोग 20 दिन में उस काम को करते हैं। तो 60 काम है टोटल, 60 को 20 से काटेंगे, कितना बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। यानी कि सी और ए जो है एक दिन में 3 काम करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए दोस्तों, बी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यानी कि 2 बार है। सी यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, सॉरी यहाँ पे भी है, यानी कि 2 बार है। और ए यहाँ पे है और यहाँ पे, यानी कि तीनों चीज़ 2-2 बार दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इनका जो 3 काम निकल के आया 5, 4 और 3, इसको हम लोग जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, क्योंकि यहाँ पे ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है और सी भी 2 बार है। तो 5, 4 और 3 को जोड़ेंगे, कितना आएगा, 9, 3, 12, 12 आएगा। और 12 को 2 से भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा। यानी कि दोस्तों ये लोग ए, बी और सी तीनों मिलकर एक दिन में 6 काम करते हैं। और टोटल काम है कितना, 60 काम है। तो इन लोगों को पूरा काम करने में कितना दिन लगेगा, एक दिन में 6 काम करते हैं तो 60 काम करने में कितना दिन लगेगा, 60/6 करेंगे तो कटेगा ये 10 बार में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 दिन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। इसमें बोला गया है एक कमरा 5 मीटर लंबा है, 3.5 मीटर चौड़ा है और 3 मीटर ऊंचा है। तो इसकी चारों दीवारी का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो एक कमरा जो है इसके चारों दीवार, देखिए दोस्तों इस टाइप का, इस शेप का एक कमरा होता है, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। और इसका जो चारों दीवारी का क्षेत्रफल जो है इसका फॉर्मूला होता है 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हम लोग 2 लिख लिए, गुना कितना था, लेंथ यानी कि लंबाई कितना है, लंबाई है 5 मीटर प्लस चौड़ाई कितना है 3.5 मीटर, गुना ऊंचाई कितना है 3 मीटर। तो यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं 5 प्लस 3.5 कितना हुआ, 8.5 हुआ। और 8.5 को 2 से गुना करेंगे तो कितना बार में जाएगा, 17 बार में जाएगा। और यहाँ पे कितना है, 3 है, तो यहाँ पे 17 को 3 से गुना कर देंगे, कितना बार में जाएगा, 51 बार में जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 51 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है 631 में छोटी से छोटी संख्या कौन सी जोड़ी जाए जिससे कि एक योगफल, पूर्ण योगफल यहाँ पे प्राप्त हो, यानी कि पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। तो आप लोग को पता है कि 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। तो यहाँ पे 625 से तो ज़्यादा है 631, तो यहाँ पे 25 के बाद कितना आता है, 26 आता है। तो 26 का वर्ग कितना होता है, 676 होता है। तो यहाँ पे 676 जो है वो 631 से कितना ज़्यादा है। तो हमने यहाँ पे 631 घटा देंगे 676 से, तो यहाँ पे निकल के आएगा ओवरऑल 45। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोग इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का जोड़ है 8, यदि उनका जोड़ उनके अंतर का 4 गुना है
तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसको आप लोग ऑप्शन से ही सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, दो संख्याएं हैं, दोनों का जोड़ है 8, यदि उनका जोड़ उनके अंतर का 4 गुना है, यानी कि उनका जोड़ जो है 8 उनका डिफरेंस का 4 गुना है, तो संख्याएं क्या क्या है। तो हमने यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए को पिक करते हैं। तो यहाँ पे दिया गया ए, तो ए में है 3 और 5, तो 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, एकदम सही है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि उनका जोड़ जो है वो उनके अंतर का 4 गुना है। तो यहाँ पे इन दोनों का अंतर कितना है, 2 का, ठीक है। और 2 को हम लोग 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया गया है, 6 और 2। तो यहाँ पे देखिए 6 और 2 को जोड़ेंगे तो 8 तो हो जाएगा, लेकिन इन दोनों का अंतर कितना है, 4, और 4 को अगर 4 से गुना करेंगे तो 16 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे 8 दिया गया है, जो कि गलत है। बी तो होगा नहीं। सी भी देख लीजिए, 6 का अंतर इन दोनों का, 6 को 4 से गुना करेंगे तो 24 आएगा, ये भी नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर डी तो होगा ही नहीं, इसलिए इसका आप लोग ऑप्शन से भी इसका इस्तेमाल कर सकते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30, और इसमें बोला गया है, ये ट्रेन यानी कि रेलगाड़ी से संबंधित है ये क्वेश्चन। इसमें बोला गया है कि एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, यदि यह एक खंभे को 18 सेकंड में पार कर लेती है तो गाड़ी की लंबाई क्या होगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ में क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि एक खंभे को पार करने में, मान लीजिए ये एक खंभा है और ये एक ट्रेन है, ठीक है, ये मान लीजिए कि एक ट्रेन है, ठीक है। तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि एक खंभे को पार करने में जितनी दूरी तय करती है ट्रेन, वो उसकी खुद की लंबाई होती है। जैसे मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। मान लीजिए ये वाला एक खंभा है और ये ट्रेन की लंबाई है 100 मीटर। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो पार करेगी इस खंभे को ट्रेन, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये दूरी तय करेगी 100 मीटर, वही इसकी लंबाई होगी। यानी कि इस खंभे को पार करने में जितना दूरी ये तय करेगी यहाँ से लेके यहाँ तक, वो उसकी खुद की लंबाई होगी। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, क्योंकि खंभे की लंबाई 0 मीटर होती है और इसको पार करने में जितनी दूरी तय करेगी यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रेन, वही उसकी खुद की लंबाई होती है। तो वही यहाँ पे दिया गया है, रेलगाड़ी का स्पीड दिया गया है, ठीक है। और ये भी बोला गया है कि खंभे को पार करती है वो 18 सेकंड में, यानी कि वो 18 सेकंड तक जो गाड़ी दूरी तय करेगी वही उसकी लंबाई हो जाएगी। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे दिया गया है कि एक रेलगाड़ी का स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड बोला गया 18 सेकंड, तो हम लोग इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो 40 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो 40 किलोमीटर में कितना होगा, हम लोग 1000 मीटर से गुना कर देंगे, ठीक है। और इसको डिवाइड कर देंगे, 1 घंटा में कितना सेकंड होता है, तो यहाँ पे 3600 सेकंड होता है। तो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और 2 से 36 गया आपका 18 बार में, और 2 से 40 गया आपका 20 बार में, ठीक है। और यहाँ पे 2 से 18 गया 9 बार में, 2 से 20 गया 10 बार में। तो यहाँ पे ओवरऑल कितना है, 10 गुना 10, 100 आया, ऊपर में आया 100 मीटर, बटा में आया आपका 9 सेकेंड। यानी कि दोस्तों ये जो रेलगाड़ी है वो 9 सेकेंड में जाती है आपका 100 मीटर। तो यहाँ पे हम लोग लिख लिए, गाड़ी जो है वो 9 सेकंड में जाती है कितना, 100 मीटर। तो यहाँ पे बोला गया है 18 सेकंड, यानी कि 9 सेकंड से कितना गुना ज़्यादा है, 2 गुना। तो यहाँ पे 100 मीटर भी जो है वो 2 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ओवरऑल कितना आएगा दोस्तों, 200 मीटर। यानी कि ट्रेन की लंबाई जो है वो है 200 मीटर। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। इसमें बोला गया है, एक किले में 1000 व्यक्तियों के लिए 48 दिनों की खाद्य सामग्री की व्यवस्था है। यदि वहाँ 600 व्यक्ति और पहुँच जाते हैं तो अब खाद्य सामग्री की कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी। तो ये है आपका ये कोई काफ़ी इजी क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पे बोला गया है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि एक किले में 1000 व्यक्ति के लिए 48 दिनों की खाद्य सामग्री की व्यवस्था है। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे इसका ये फॉर्मूला पुट होगा, M1 × D1 = M2 × D2। तो यहाँ पे M का मतलब है मैन यानी कि आदमी, और D का मतलब है डे यानी कि दिन। तो यहाँ पे M1 यानी कि M कितना, मैन कितना दिया गया है 1000 आदमी, गुना दिन कितना है 48 दिन। और यहाँ पे M2 कितना है, यानी कि पहले 1000 व्यक्ति था, अब और 600 आदमी आ गया, तो कितना आदमी हो गया 1600, गुना डे। हम लोग को दिन निकालना है, तो यहाँ पे हम लोग D2 लिख लिए, ठीक है। तो हम लोग काटाकुटी कर लेंगे, 1600 का 2 जीरो से आपका 1000 का 2 जीरो कट जाएगा, और 16 से 48 गए 3 बार में। तो 3 को हम लोग 10 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 30 दिन। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32, और इसमें बोला गया है, यदि tan थीटा बराबर है 4/3 का, तो हम लोग को यहाँ पे sin थीटा और cos थीटा का मान निकालना है, ठीक है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं। tan थीटा का मान कितना होता है दोस्तों, लंब बटा आधार, जो कि हम लोग को यहाँ पे दिया गया है कितना है, 4/3 है। तो यहाँ पे आप लोग को
पाइथागोरस का प्रमेय याद होगा आपको, ठीक है। यहाँ पे आधार दिया गया है 3, लंब दिया गया है 4, तो यहाँ पे कर्ण कितना हो जाएगा 5। ये ट्रिपलेट होता है 3 4 5। आप लोगों को नहीं भी निकालना आता तो आप लोग ऐसे निकाल सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय कितना क्या होता है, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो यहाँ पे आधार स्क्वायर कितना है, आधार है 3 तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, प्लस लंब स्क्वायर कितना है, लंब है 4 तो लंब का स्क्वायर हो जाएगा यानी कि वर्ग हो जाएगा 16, बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण कितना निकल के आ जाएगा, 4 के बराबर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आधार निकल के आ गया 3, ठीक है। लंब आया आपका निकल के 4 और कर्ण निकल के आया 5। तो हम लोग को यहाँ पे निकालना क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो साइन थीटा का मान क्या होता है दोस्तों, साइन थीटा का मान होता है लंब बटा कर्ण प्लस कॉस थीटा का मान क्या होता है, कॉस थीटा का मान होता है आधार बटा कर्ण। तो यहाँ पे लंब कितना है दोस्तों, लंब है 4 के बराबर, तो 4 बटा 5 प्लस यहाँ पे आधार बटा कर्ण है, तो आधार का मान कितना है 3 बटा में कर्ण कितना है 5 है। तो यहाँ पे कितना आया 4 बटा 5 प्लस 3 बटा 5 कितना होता है 7 बटा 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 बटा 5, ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। इसमें बोला गया है कि एक गांव की जनसंख्या है 16,220, जिसमें से 55% जो है ये मेल है यानी कि पुरुष है और बच्चा है। तो यहाँ पे हम लोग को महिलाएं कितना निकालना। देखिए दोस्तों, एक गांव का जनसंख्या 16,220 जिसमें से 55% है आपका पुरुष और बच्चा। तो हम लोग को यहाँ पे महिलाओं की जनसंख्या निकालनी है। तो यहाँ पे 55% में पुरुष और बच्चा है तो महिलाएं कितनी होंगी 45% बाकी का। तो यहाँ पे हम लोग को 16,220 का 45% निकाल लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग काटाकुटी कर लेंगे, 1 0 से 1 0 कट गया और यहाँ पे 5 से ये गया 2 बार में, 5 से ये गया 9 बार में और 2 से ये गया आपका 8 1 बार में, ठीक है। तो यहाँ पे 811 गुना 9 आया, कितना आया 811 गुना 9। तो यहाँ पे हम लोग इसको गुना कर लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका शॉर्ट ट्रिक में बता रहा हूँ। यहाँ पे 800 को 9 से गुना कर दीजिए, ठीक है। 11 को बाद से गुना कीजिएगा, तो हम लोग बाद में गुना कीजिएगा 11 को। तो यहाँ पे 800 को 9 से गुना करेंगे तो कितना बार में जाएगा 800 गुना 9 आएगा आपका 7200 और फिर उसके बाद में 9 को 11 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 99। तो यहाँ पे हम 99 जोड़ देते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7299। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। इसमें बोला गया दी हुई श्रेणी 8 प्लस 11 प्लस 14 प्लस 17 डैश डैश डैश, इसमें टोटल 15 पदों का हम लोग को यहाँ पे योगफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है मैं एक बार यहाँ पे आप लोग को समझा देता हूँ। तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार। इसका फॉर्मूला होता है n/2, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट और उसके बाद आता है आपका 2a प्लस यहाँ पे छोटा ब्रैकेट आता है फिर n-1, फिर उसके बाद में डिफरेंस, फिर उसके बाद बड़ा ब्रैकेट क्लोज। तो इसका मतलब मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि पदों की संख्या, a का मतलब होता है पहला संख्या। देखिए दोस्तों यहाँ पे n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि कुल कितने नंबर। तो यहाँ पे दोस्तों 15 संख्या के बारे में बताया गया कि 15 पदों का योग निकालना है। तो यहाँ पे n के जगह पे 15 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे a का मतलब है, यहाँ पे जो a दिया गया है वो a का मतलब है आपका पहली संख्या। तो यहाँ पे पहली संख्या क्या है 8 है। और यहाँ पे डी जो है, डी का मतलब होता है डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है तो आप लोग देख सकते हैं सब में 3 का डिफरेंस है। 8 से 11 हुआ, उसके बाद 14 हुआ, फिर 17 हुआ। तो ये फॉर्मूला से आप लोग इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या था फॉर्मूला n/2, तो यहाँ पे n कितना नंबर ऑफ टर्म्स 15 है, तो यहाँ पे n के जगह पे 15/2 हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या था आपका बड़ा ब्रैकेट, यहाँ पे था छोटा ब्रैकेट, सॉरी बड़ा ब्रैकेट था, फिर था 2 गुने पहला नंबर। तो 2 गुने पहला नंबर कितना होगा, 2 गुने 8 होगा 16, ठीक है। फिर उसके बाद होगा प्लस, फिर उसके बाद छोटा ब्रैकेट, फिर उसके बाद क्या था नंबर ऑफ टर्म्स -1। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितना है यानी कि टोटल पदों की संख्या है 15, 15 में से घटाएंगे तो कितना आएगा 14 गुना यहाँ पे कितना था आपका डिफरेंस। तो डिफरेंस कितना है यहाँ पे 3 संख्याओं का यहाँ पे डिफरेंस है। 8 से 11 हुआ, फिर 14 हुआ, तो यहाँ पे हम लोग 3 लिख लिया। उसके बाद बड़ा ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे क्या आएगा 14 गुना 3 आएगा आपका 42 और 42 प्लस 16 करेंगे तो कितना आएगा 58 आएगा। तो यहाँ पे ओवरऑल कितना आया 15/2। एक सेकेंड यहाँ पर हम लिख लेते हैं 15/2 ब्रैकेट में आया आपका 58, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से 58 कट गया कितना बार में 29 बार में। तो यहाँ पे कितना आया 15 गुना 29। तो 15 गुना 29 कितना होता है हम लोग यहाँ पे डिवाइड करेंगे। एक सेकेंड 29 गुना 15। तो यहाँ पे दोस्तों 29 को अगर हम लोग 10 से गुना करेंगे तो 290 आएगा और 29 को 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 145। तो हम लोग 290 में 145 जोड़ देंगे
290 में 145 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 435 आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। इसमें बोला गया है कि यदि विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिया जाता है तो लाभ जो है वो 3 गुना हो जाता है। तो हम लोग को यहाँ पे लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स, इसको सॉल्व करने के आपके पास दो तरीके हैं। पहला तो आप इसको ऑप्शन से सॉल्व कीजिए, जो कि सबसे अच्छा है। अगर आपके पास समय कम है तो आप इसको ऑप्शन से बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, आपको अगर सारा चीज़ पता है तो। और दूसरा चीज़ आप इसको बेसिक से कीजिए। तो लेकिन मैं अगर होता तो इसको ऑप्शन से सॉल्व करता। तो कैसे, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। यहाँ पे बोला गया है कि यदि विक्रय मूल्य को दोगुना किया जाता है तो लाभ जो है 3 गुना हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग को लाभ का प्रतिशत निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लाभ प्रतिशत, यहाँ पे ऑप्शन से हम लोग पिक कर लेते हैं ए। तो मान लीजिए कि यहाँ पे इसका लाभ प्रतिशत है 100 रुपया। तो यहाँ पे हम लोग मान लीजिए किसी चीज़ को अगर हम लोग 100 रुपये में खरीदें, ठीक है, और उस पर अगर 100 रुपये का लाभ है तो ये हो गया इसका क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य हो गया। और इस पर अगर 100 रुपये में हम लोग खरीदे, 100 रुपये का लाभ हुआ तो कितना हो गया इसका विक्रय मूल्य, कितना हुआ, 100 + 100 200 रुपये इसका विक्रय मूल्य हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आगे क्या बोल रहा है, यदि विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिया जाता है, यानी कि विक्रय मूल्य पहले कितना था 200, अब इसको दोगुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 400 रुपये हो जाएगा। तो आगे बोल रहा है कि इसका लाभ जो है वो 3 गुना हो जाएगा। यानी कि पहले लाभ कितना होता था, 100 रुपये का होता था, 100 रुपये में खरीदे, 100 रुपये का लाभ लिए तो ना 200 रुपये विक्रय मूल्य हुआ। तो अब जो है इसका विक्रय मूल्य पे अब जो है इसका लाभ कितना हो रहा है, पहले क्रय मूल्य 100 रुपये था और अब इसे हम लोग अगर 400 रुपये में बेचते हैं तो इस पर 300 रुपये का लाभ हो रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, पहले 100 रुपये का लाभ था, अब 300 रुपये का लाभ हो रहा है। तो इससे 3 गुना ज़्यादा है कि नहीं, 300। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर ए सेटिस्फाई हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये तो हो गया आपका शॉर्ट मेथड। और अगला जो है इसका जो मैं बेसिक है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, जो लाभ होता है वो बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य का, ठीक है। ये आप लोग को पता होगा फॉर्मूला, बेसिक सा फॉर्मूला है। यानी कि प्रॉफिट जो है वो बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस का, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम लोग को लाभ प्रतिशत निकालना है। तो हम लोग को सेलिंग प्राइस को और यानी कि विक्रय मूल्य को और कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य को कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। तो हम लोग मान लें कि किसी चीज़ को हम लोग 100 रुपये में खरीदें, ठीक है, और उसको हम लोग X रुपये में बेचें। यानी कि सेलिंग प्राइस जो है वो X रुपये हो गया, यानी कि विक्रय मूल्य X रुपये हो गया। और कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य जो है वो हो गया 100 रुपया। तो इसका लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया, सेलिंग प्राइस यानी कि X, जो कि हम लोगों ने X माना विक्रय मूल्य को, माइनस कितना होता है कॉस्ट प्राइस कितना है 100 रुपया, ठीक है। ये हो गया आपका लाभ का फॉर्मूला, ठीक है। तो ये मान लीजिए हम लोग लाभ हो गया। तो यहाँ पे आगे क्या बोल रहा है कि यदि विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया जाता है तो लाभ 3 गुना हो जाता है। तो हम लोग को यहाँ पे लाभ का प्रतिशत निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग का लाभ का फॉर्मूला कितना निकल के आया था, ओवरऑल X - 100 निकल के आया था। और यहाँ पे क्या बोला गया है कि यदि विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया जाता है, तो यहाँ पे पहले विक्रय मूल्य कितना था, X था, तो अभी कितना हो गया होगा, 2X हो गया होगा, माइनस 100 हो गया। और यहाँ पे ये जो इसका लाभ है ये इसका 3 गुना हो जाता है। तो पहले इसका लाभ कितना था, X - 100 था, तो अभी इसका ये 3 गुना ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया ओवरऑल लाभ इसका, 3 गुना X कितना हुआ 3X, माइनस 3 गुना 100 कितना हुआ 300, बराबर में यहाँ पे कितना है 2X - 100 है, 2X - 100 है। तो 2X जो है ब्रैकेट के इस पर में 3X आके माइनस हो जाएगा तो कितना आएगा 3X - 2X कितना आएगा X आएगा, बराबर में माइनस का 300 ब्रैकेट के उस पर में जाएगा तो कितना आएगा, माइनस का 300 ब्रैकेट के उस पर में जाके प्लस का 300 हो जाएगा। और प्लस का 300 में से माइनस का 100 जाएगा तो कितना आएगा 200 आएगा। यानी कि X का मान निकल के आ गया 200। यानी कि दोस्तों सेलिंग प्राइस यहाँ पे हम लोगों ने निकाल लिया 200। और कॉस्ट प्राइस मैंने कितना यहाँ पे माना था, कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य माना था 100 रुपया। तो यहाँ पे हम लोग को निकल के आ गया कि लाभ प्रतिशत कितना आया, लाभ प्रतिशत होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस है 200 रुपया, कॉस्ट प्राइस है 100 रुपया। तो 200 में से 100 गया तो कितना आया, लाभ निकल के आया हम लोग का यहाँ पे प्रॉफिट निकल के आया 100 रुपया, ठीक है। तो यहाँ पे लाभ निकल के आया 100 रुपया। तो इसका हम लोग को परसेंटेज लाभ निकालना था। तो फ्रेंड्स 100 गुना 100/100 करेंगे तो कितना आएगा 100 ही आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 100 से 100 कट गया यहाँ पे, यानी कि कॉस्ट प्राइस का हम लोग लाभ निकाले 100 रुपया। तो यहाँ पे 100 से 100 कट गया, 100 ही निकल गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 100%, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा लेंदी था, अगर जो आप लोग ऑप्शन इसको पिक करते तो काफ़ी इजीली से आप लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। इसमें बोला गया है 3401 में कम से कम क्या घटाया जाए कि वह पूरा 11 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो इसको भी आप लोग ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पे देखिए पहला चीज़ तो है कि इसको आप लोग ऑप्शन से सॉल्व कीजिए। तो देखिए हम लोग 11 को भाग देंगे 3401 में, ठीक है। तो यहाँ पे कितना जाएगा, 11 से जाएगा आपका 33 जाएगा 3 बार में,
तो बचेगा कितना, 34 में से 33 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा और उसके बाद 0 1 बचेगा। ठीक है, तो यही बचेगा ना, 101 बचेगा। तो देखिए 101, तो एक सेकंड यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया। 11 से 3401 को भाग देंगे तो यहाँ पे सबसे पहले 34 की जगह पे 33 कटेगा 3 बार में, तो 34 से 33 जाएगा तो 1 बचेगा और उसके बाद 0 फिर 1 बचेगा। तो यहाँ पे 11 से 101 तो नहीं कटता, 99 कटता, आप लोग को पता होगा। तो 99 से कितना ज़्यादा है, 101। 101 से 99 घटाएंगे तो 2 आएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। तो ऐसे आप लोग इसको ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते थे। और ऐसे इसका फॉर्मूला भी होता है, 11 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि पहला संख्या गुना तीसरा संख्या प्लस दूसरा संख्या प्लस चौथा संख्या, दोनों के बीच में डिफरेंस निकाल लीजिए। तो 3 + 0 करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, और उसके बाद 4 + 1 करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना, हम लोग को ऐसा करना है कि दोनों संख्या बराबर हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग या तो 5 को 3 से घटा देंगे या तो 3 में से कुछ जोड़ देंगे। तो यहाँ पे टोटल यहाँ पे 2 आएगा, क्योंकि 3 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 5 होगा और 5 से 2 घटाएंगे तो 3 होगा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। ऐसा भी आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। इसमें बोला गया है एक बहुभुज के विकर्ण 5 विकर्ण हैं, तो उसकी भुजाएं ज्ञात करें। तो देखिए दोस्तों, एक बहुभुज का जो विकर्ण होता है उसका फॉर्मूला होता है n इंटू, यानी कि भुजा, n का मतलब है भुजा, n इंटू n-3/2। ठीक है, ये इसके विकर्ण का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, n इंटू n-3/2 इज इक्वल टू 5 दिया गया है। तो 2 से 5 आके गुना हो जाएगा तो कितना आएगा, ये 10 आएगा, यानी कि n इंटू n-3 इज इक्वल टू 10 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग इसको ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं, काफ़ी इजी ये सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे मान लीजिए हम लोग की ऑप्शन नंबर ए है इसका राइट आंसर 5। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग n के जगह पे 5 रख लिए, तो यहाँ पे कितना आएगा, 5 × 5 25 माइनस 5 × 3 15 बराबर 10 आ रहा है क्या। तो यहाँ पे देखिए एकदम सेटिस्फाई हो जाएगा। तो बिल्कुल आप लोग इसको ऑप्शन नंबर ए से ही सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा भुजा, 5 भुजा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। इसमें बोला गया है 600 रुपया राशि की रकम 4 साल में 720 रुपये हो जाता है, यदि ब्याज की रेट 2% बढ़ा दिया जाता है तो रकम क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे बोला गया है कि 600 रुपया का राशि 4 साल में 720 रुपये हो जाता है, यदि ब्याज की रेट 2 साल बढ़ा दी जाए, 2% बढ़ा दी जाए तो रकम क्या होगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं करना है, बस बोला गया है कि ब्याज का रेट 2% के लिए बढ़ जा रहा है। कितने साल के लिए, 4 साल के लिए। तो यहाँ पे ओवरऑल कितना परसेंटेज बढ़ेगा, 2% का रेट से बढ़ रहा है 4 साल के लिए, यानी कि ओवरऑल 8% बढ़ेगा। कितने रुपये पे, 600 रुपये पे। तो 600 रुपये का 8% कितना होता है, तो यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं। इसका 8% होता है दोस्तों 48 रुपया। तो यहाँ पे पहले कितना रुपया था, ब्याज 720 रुपये, इसमें 48 रुपये जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 768, यानी कि 768 रुपये। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। इसमें बोला गया है एक किताब का 5/8 भाग पढ़ने के बाद 168 पेज छूट जाता है, तो किताब में कुल कितने पेज है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, पूरा किताब है 5, यानी कि पूरा किताब जो है वो 8 यूनिट का है, और हम लोगों ने कुल अभी तक 5 ही यूनिट पढ़ा है। तो टोटल कितने यूनिट बचा है दोस्तों, 3 यूनिट बचा है, जो कि 168 के बराबर है। ठीक है, तो वही हम लोग को पूछा है कि पूरे किताब में कितना पेज है। तो यहाँ पे 3 को हम लोग 168 से काट लेंगे तो 5 बार में 15 गया, 6 बार में आपका 18 गया। तो 1 यूनिट जो है वो 56 के बराबर है। तो 8 यूनिट कितना के बराबर होगा, 56 × 8 होगा। तो इसको हम लोग गुना कर लेंगे दोस्तों, तो कितना आएगा, 8 को 50 से गुना करेंगे तो 400 आएगा, और 8 को 6 से गुना करेंगे तो 48 आएगा, यानी कि दोस्तों 448 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, और इसमें बोला गया है 50 का 20% प्लस 70 का 20% कितना होगा। तो फ्रेंड्स 50 का 20% कितना होता है, 10 होता है, प्लस 70 का 20% कितना होता है, 14। तो 10 + 14 कितना होता है, 24। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से दोस्तों सेक्शन ई स्टार्ट होता है, और यहाँ पे कुल 10 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है खाने वाला सोडा, यानी कि बेकिंग सोडा जो है जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है, यानी कि रासायनिक सूत्र क्या है। तो फ्रेंड्स खाने वाला सोडा का सूत्र होता है NaHCO3, और एक होता है आपका धोवन सोडा यानी कि वॉशिंग सोडा, उसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 10H2O। इसको आप लोग अच्छे से याद कर लो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42। इसमें बोला गया रॉक सॉल्ट का रासायनिक फॉर्मूला क्या है। दोस्तों रॉक सॉल्ट बोले या फिर बेसिक सॉल्ट बोले, जो कि हम लोग का टेबल सॉल्ट होता है, उसका फॉर्मूला होता है NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। इसमें बोला गया मेंडलीव के आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है। तो दोस्तों मेंडलीव का जो है आवर्त सारणी ये निर्भर करती है परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, और आधुनिक आवर्त सारणी जो कि जिसका खोज किया था हेनरी मोजले ने, वो परमाणु क्रमांक पे बेस है, यानी लेकिन जो पुराना आवर्त सारणी है जो कि मेंडलीव का है,
वो परमाणु द्रव्यमान पर निर्भर करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। इसमें बोला गया समभारिक वह परमाणु है जिनमें डैश समान होते हैं। तो फ्रेंड्स एक होता है आपका समभारिक और एक होता है आपका समस्थानिक। तो जो समभारिक होते हैं जिसमें भार का व्यक्त हो रहा है वो आपका परमाणु द्रव्यमान उसका समान होता है। ठीक है, समभारिक में। और वही अगर समस्थानिक बोले तो उसमें उसका परमाणु संख्या जो है वो समान होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 45। इसमें बोला गया ग्रीन हाउस प्रभाव किस कारण से होता है। तो दोस्तों ग्रीन हाउस प्रभाव जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड के कारण से होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। इसमें बोला गया है कि निम्न में से बहुतायत में पाया जाने वाला हाइड्रोकार्बन प्रदूषक डैश है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मीथेन यानी कि CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। इसमें बोला गया निम्नलिखित में से सबसे ताकतवर एसिड कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। सफ़ेद फास्फोरस को हमेशा पानी में डैश के कारण रखा जाता है। तो फ्रेंड्स सफ़ेद फास्फोरस को हमेशा पानी में उसे जलने से बचाने के लिए रखा जाता है। ठीक है, ताकि वो अगर बाहर आएगा तो अगर एयर के कांटेक्ट में आएगा तो वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, सक्रिय होता है और उसमें आग पकड़ लेगा। ठीक है, इसीलिए उसे बाहर जल के अंदर डुबो के रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। इसमें बोला गया है कि शुद्ध जल का पीएच मान डैश होता है। तो फ्रेंड्स शुद्ध जल का पीएच मान होता है आपका 7, जो कि न्यूट्रल पीएच मान होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 और आज का लास्ट क्वेश्चन। इसमें बोला गया है क्लोरोफॉर्म का आणविक सूत्र डैश है। तो फ्रेंड्स क्लोरोफॉर्म का आणविक सूत्र है CHCl3। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो आप लोग बताइए आप लोग 50 क्वेश्चन में कितना सही किए। अगर आप लोग 40 के आसपास या फिर 35 के आसपास भी किए तो आप लोग का स्कोर ठीक ठाक है और आप लोग को थोड़ा सुधार की ज़रूरत है। और आप लोग दोस्तों इसको प्लीज़ लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आप लोग के लिए ये सिर्फ 40 से 50 मिनट का वीडियो है, लेकिन दोस्तों इसे बनाने में, एडिट करने में और सारा मेहनत करने में 1 घंटा या 2 घंटा से ज़्यादा का समय लगता है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इसे आप लोग शेयर जरूर करना उन लोगों से जो लोग भी आर्मी की तैयारी करते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग अपना राय मुझे कमेंट में ज़रूर देना कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा, और कोई हेल्प चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।